हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय शिवालिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नेम पर चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर देखे होंगे पेपर सन 2022 का, 23 का और 24 का, ठीक है, तो आप लोगों को एक बात पता चल गया होगा कि आईयूपीएसी जो नाम है ये लगभग 5 से 6 अंक में प्रश्न पत्र में पूछा जा रहा है। तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 5 से 6 अंक पूरा पक्का हो जाए तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में जितने भी ये उपसह संयोजक यौगिक हमने लिया है ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम इसका नामकरण करना सिखाएंगे और साथ में इसके कॉन्सेप्ट को भी सिखाएंगे कि कैसे हम नामकरण करते हैं। वीडियो पूरा डिटेल में होगा इसलिए लंबा भी होगा, तो आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर आप यौगिक देखें K2HgI4, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया। अब आपको इसका नामकरण करना, मान लीजिए अब आपको इसमें कुछ नहीं आ रहा तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम नामकरण करते समय आपको धनायन और ऋणायन पहचानना आना चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे किसी यौगिक में कि कौन धनायन है और कौन ऋणायन है। आप जैसा कि जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, संकुलायन, यानी कि जो कोष्ठक में होता है उसे संकुलायन कहते हैं, जो कोष्ठक के बाहर होता है उसे कहते हैं सरलायन। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा इसमें आयन जो है धनायन है। आप ये समझिए कि उपसह संयोजक यौगिक में जो आयन पहले आ जाता है, ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक में जो आयन या फिर जो मंडल, ठीक है, ये जो कोष्ठक के बाहर मंडल लिखा गया है इसे कहते हैं आयनिक मंडल, और ये जो कोष्ठक के अंदर लिखा गया है इस पूरे को कहते हैं उपसह संयोजन मंडल या समन्वय सत्ता, या इसी को उपसह संयोजक परिसर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो आयन या फिर जो मंडल पहले आएगा वो धनायन होगा। तो यहाँ पर K2 पहले आया हुआ है तो ये हो जाएगा धनायन, K2 क्या हो जाएगा, धनायन, और HgI4 क्या हुआ, बाद में आया हुआ है तो ये हो जाएगा ऋणायन। समझ गए। और उपसह संयोजक यौगिक का जितना भी रूल है हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक देख पाएंगे, ठीक है साथियों। तो आप उसका रूल देख लीजिएगा। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ में पूरे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। आप लोगों को यह पता होना चाहिए किसी भी चीज का अगर हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार बिना कॉन्सेप्ट सीखे ढेर सारी चीजें हम प्रैक्टिस से ही सीख लेते हैं, तो यानी कि प्रैक्टिस ही आदमी को, यानी कि व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। तो आप इस बात को समझिए कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम केवल यही करने वाले हैं। जितने भी यौगिक हैं ये सभी 8 से 10 यौगिक हैं या और भी हो सकते हैं, इनका हम क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको कोई भी अगर उपसह संयोजक यौगिक दिखता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, धनायन को पहचान लेना है और उसके बाद में ऋणायन को पहचान लेना है। वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा इसलिए लंबा होगा, इसलिए आप धैर्यपूर्वक वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर देखिए धनायन क्या है, K2 है। तो सर्वप्रथम हम धनायन का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर K का जो नाम होगा क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, पोटेशियम लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम करते हैं ऋणायनिक संकुल का नामकरण, ठीक है, ऋणायन का नामकरण करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऋणायन कौन है, ये संकुल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणायन का जब नामकरण करते हैं हम तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। यहाँ पर लिगेंड्स क्या है, आई है। आई क्यों लिगेंड्स है, क्योंकि यह केंद्रीय धातु Hg के साथ में जुड़ा हुआ है। Hg क्या है, एक धातु है और ये इसके साथ में जुड़ गया है आई, तो इसलिए यह हो गया लिगेंड्स, ठीक है। इसलिए आई क्या हो गया, लिगेंड्स हो गया। और कितने यहाँ पर लिगेंड्स है, तो 4 है। 4 के लिए रसायन विज्ञान में जो उपसर्ग, यानी कि जो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न, ठीक है, वो टेट्रा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, आयोडाइडो, टेट्रा। फिर उसके बाद में लिखेंगे आयोडाइडो, आयोडाइडो। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, इस केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे। केंद्रीय धातु है Hg, तो यहाँ पर लिखेंगे मर्क्यूरेट, क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। अब कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि मर्क्यूरेट क्यों लिख दिया, यहाँ पर मरकरी क्यों नहीं लिखा गया ना। तो अभी आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पर मर्क्यूरेट क्यों लिखा गया, ठीक है। आप धैर्यपूर्वक वीडियो में बने तो रहिए सही। देखिए अब यहाँ पर Hg की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर कितने के हैं, 2 के हैं। एक के पर जो चार्ज होता है कितना होता है, +1 होता है। आप ये समझिए कि ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी पर प्लस का चार्ज होता है और उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है, +1 होती है। ये देखिए ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है। हे ली न की रबड़ी से फ्रूट निकला, ये याद करने की ट्रिक है। अगर आप ट्रिक भी देखना चाहेंगे तो चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, के कितने हैं, 2 के हैं।
ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर कितने के हैं, 2 के हैं। एक के पर जो चार्ज होता है कितना होता है, +1 का होता है। ठीक है, उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद में Hg का ऑक्सीकरण संख्या में निकालना है तो मान लेंगे यक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में लगाएंगे प्लस का चिन्ह बीच में। फिर आई कितने हैं, 4 है। एक आई पर जो चार्ज होता है -1 का होता है, बराबर में कितना, 0, क्योंकि क्या है ये यौगिक है। समझ गए, क्या है ये, कि यौगिक है। आई का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, आई का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, आई का 9 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, आई का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर फ्लोरीन का 9 होता है ना, आई का 9 नहीं होता, फ्लोरीन का 9 होता है। देखिए हम आपको समझाते हैं, फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है। सॉरी गलती से बोल दिया, आई का 9 होता है। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का 9 होता है, तो 9 में देखिए 17 वाला आता है ना, पूरा ग्रुप कितना आता है, 17 वाला। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,7 ना, 7 2 कितना हो जाएगा, 9, एक ग्रहण करेगा। देखिए जब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन 9 है ना, एक को पकड़ते हैं बस, यहाँ हो जाएगा 2,7 हो जाएगा। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा कितना चार्ज आएगा, -1 का चार्ज आएगा ना, यानी कि ले रहा है तो -1 का चार्ज, मतलब रेडी हो रहा है। तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। समझ गए, देखिए ध्यान से, बराबर में 0, क्योंकि क्या है, एक यौगिक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 2, यहाँ हो जाएगा प्लस में यक्स, यहाँ पे हो जाएगा -4, बराबर में कितना, 0। यक्स -2 बराबर में 0, तो यक्स बराबर में आ जाएगा +2। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मर्क्यूरेट सेकेंड लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मर्क्यूरेट इसलिए लिखा गया क्योंकि जब आप रासायनिक संकुल में केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे तो उसके लास्ट में ATE जोड़ देंगे। जैसे मरकरी है तो मर्क्यूरेट, कापर होता तो क्यूपरेट, ठीक है, क्रोमियम होता तो क्रोमेट। अगर रासायनिक संकुल होता तब ऐसा करते हैं। समझ गए। अब उसके बाद में धीरे धीरे आप समझते रहिए, अभी 2-3 और करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों यहाँ पर कैसे कैसे सारा चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर NaAgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका IUPAC नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम। सर्वप्रथम यहाँ पर धनायन पहचानेंगे तो धनायन क्या है, सोडियम है। धनायन क्या है, सोडियम, यहाँ पर क्या है, धनायन है। और AgCN का होल ट्वाइस ये क्या है, ऋणायन है। तो सर्वप्रथम धनायन का नामकरण करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम। अब कुछ लोगों को यहाँ पर यह भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि K2 है तो यहाँ के पोटेशियम के पहले डाई क्यों नहीं लगाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आयनिक मंडल का आयन होता है उनमें जो आयनों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल उसका सामान्य नाम ही लिखना होता है। ठीक है, आयनिक मंडल का जो आयन होता है उस आयन का केवल सामान्य नाम ही लिखना होता है। समझ गए। अब यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे तो लिखेंगे सोडियम, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, अब देखिए रासायनिक संकुल आ गया तो इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। यहाँ पर लिगेंड्स क्या है, CN है। क्यों, क्योंकि यह Ag धातु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कितने CN है, 2 CN है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के लिए लिखेंगे डाई, उपसर्ग का प्रयोग करेंगे डाई। ठीक है, यानी कि पूर्वलग्न, यानी प्रीफिक्स। डाई लिखेंगे यानी कि पूर्वलग्न को का उपसर्ग को ही विज्ञान की भाषा में पूर्वलग्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डाई, फिर उसके बाद में CN के लिए साइनो, साइनाइड आयन होता है लेकिन जब लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करता है तो इसे साइनो लिखते हैं, डाई साइनो। फिर उसके बाद में लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट क्यों लिखा अभी समझा रहे हैं, अर्जेंटेट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है इसलिए यहाँ पर अर्जेंटेट हम लिख दें। ठीक है, UM के स्थान पर ATE लिख देते हैं। समझ गए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर साइनो क्यों लिखा गया। देखिए हम समझाते हैं आपको कि यहाँ पर साइनो क्यों लिखा गया। ये देखिए कुछ रासायनिक लिगेंड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइनो लिखा गया है और यहाँ पर उस पर चार्ज भी लिखा गया है, -1 का चार्ज। तो आप अच्छे से इनका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप साइनाइडो लिखो चाहे आप साइनो लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप। चाहे इसमें आयोडो लिख दो चाहे आयोडाइडो लिखो, यहाँ चाहे ब्रोमाइडो लिख दो चाहे ब्रोमो लिखो, यहाँ चाहे क्लोराइडो लिख दो चाहे क्लोरो लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर देखिए ये चार्ज भी लिखा गया तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इनको याद कर लीजिए। ये सारा कुछ हम सिखा चुके हैं, यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिल्वर की क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर कितने Na है, एक Na है, एक Na पर चार्ज कितना होता है, +1 का होता है। एक Na है, एक Na पर चार्ज कितना, +1 का। फिर उसके बाद में Ag की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, मान लेंगे यक्स, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में कितने CN है, 2 CN है, एक CN पर चार्ज कितना होता है, -1 का होता है, बराबर में 0, क्योंकि यह एक यौगिक है। जब यौगिक रहेगा तो बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, माइनस में 2 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस x माइनस में 1, यानी कि +1 माइनस 2, जब ये घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1 बराबर में कितना 0, तो x बराबर में आ जाएगा प्लस में 1। इस तरीके से आप AG की आक्षीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पर अब लिखेंगे तीसरा नंबर नामकरण करेंगे। आप रूल अगर नहीं देखे हैं तो रूल वाला वीडियो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर देखिए CuNH3 का होल टेट्रा, CuNH3 का होल टेट्रा SO4, समझ गए, CuNH3 का होल टेट्रा SO4। अब इसका नामकरण करना है, तो कैसे इसका नामकरण करेंगे, सर्वप्रथम इसमें हम धनायन और ऋणायन पहचानेंगे। तो यहाँ पर धनायन कौन है, जो आयन पहले आएगा या जो मंडल पहले आएगा वो धनायन होगा, जो बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सरल आयन बाद में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम धनायन का नामकरण करते हैं। धनायन क्या है, यहाँ पर संकुलायन धनायन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, संकुलायन जब धनायन है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संकुलायन में लिगेंड्स का नामकरण करना होता है। इसमें लिगेंड्स क्या है, NH3 है। NH3 क्यों लिगेंड्स है, क्योंकि यह केंद्रीय धातु Cu से जुड़ा हुआ है। कितने NH3 है, 4 NH3 है। 4 के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। फिर उसके बाद में NH3 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एमीन। NH3 के लिए क्या लिखेंगे, एमीन। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे। ठीक है, एमीन क्यों लिखे, अब आपको इसको भी समझा दें कि एमीन क्यों लिखे, नहीं तो अभी आप लोग कहेंगे कि एमीन कहाँ से लिख दे रहे हो। ठीक है, ये देखिए उदासीन लिगेंड्स का नामकरण। ठीक है, जैसे H2O आएगा तो एक्वा लिखेंगे, NH3 आएगा तो एमीन लिखेंगे, NO आएगा तो नाइट्रोसिल, CO आएगा तो कार्बोनिल, CS आएगा तो थायोकार्बोनिल। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं। NH2 CH2 CH2 NH2 को बोलेंगे एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, धनावेशित लिगेंड्स का भी नामकरण आप देख लीजिए, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम, अमोनियम। इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अच्छे से इनको याद भी कर सकते हैं, जिससे कि IUPAC नामकरण करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर लिखेंगे टेट्रामीन, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉपर। अब यहाँ पर हम कॉपरेट मतलब क्यूपरेट क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉपर, क्योंकि यह धनायनिक संकुल है। ध्यान से आप समझिए, ये धनायनिक संकुल है। यहाँ पर ये दोनों संकुल ऋणायनिक संकुल थे। ठीक है, आप समझिए संकुल केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। संकुल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनायनिक संकुल, दूसरा ऋणायनिक संकुल। लेकिन संकुल आयन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनायनिक संकुल और ऋणायनिक संकुल। लेकिन जो संकुल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक धनायनिक संकुल हो जाएंगे, ठीक है, ऋणायनिक संकुल और उदासीन संकुल। लेकिन जो संकुल आयन होगा वो केवल 2 ही प्रकार के। संकुल केवल 3 प्रकार के, लेकिन संकुल आयन 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए, संकुल 3 प्रकार के कौन कौन से, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। लेकिन संकुल आयन 2 प्रकार के, धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल। समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन कॉपर। यहाँ पर क्यूपरेट क्यों नहीं किया, क्योंकि यह क्या था, धनायनिक संकुल था। तो लिखेंगे कॉपर, फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे सल्फेट। क्या लिखेंगे, सल्फेट। अब यहाँ पर सल्फेट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, सरल आयन है। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, NH3 क्या है, उदासीन है, उदासीन है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर SO4 पर जो चार्ज होता है कितना, -2 का होता है, और एक SO4 है। ठीक है, यानी कि -2 को न्यूट्रल करने के लिए +2 की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, कॉपर सेकेंड सल्फेट। इस तरीके से अगर अभी तक नहीं सीख पाए हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालना नहीं सिखाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए K4FeCN6। अब इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे धनायन का नामकरण, उसके बाद में करेंगे ऋणायन का नामकरण। तो धनायन क्या है, पोटेशियम। यहाँ पर टेट्रा नहीं लगाएंगे, ध्यान से आप सुनो। सरल आयन में जो आयनों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, केवल आपको क्या करना है, उसका सरल नामकरण कर देना बस। ठीक है, सामान्य नामकरण। यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिख दिया, धनायन का नामकरण कर दिया। फिर उसके बाद में ऋणायन का नामकरण करेंगे। ऋणायन के नामकरण में सबसे पहले हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, फिर उसके बाद में लिखेंगे साइनो, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1, तो यानी हो जाएगा -6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 4 2 6, 6 +6 -6 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा फेरेट सेकेंड। इस तरीके से यहाँ पर हम फेरेट क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, FeRrUm फेरम, इसका लैटिन नाम क्या हो जाता है, फेरम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर FeRrUm को विस्थापित कर देते हैं ATE ऐड से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फेरेट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अर्जेंटेट लिखा गया, क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। क्या होता है, अर्जेंटम। तो इसको ATE ऐड से विस्थापित कर देंगे तो हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, TATE।
अर्जेंटेट, इसलिए यहाँ पर अर्जेंटेट लिखे, इसलिए यहाँ पर फेरेट लिखे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम अर्जेंटेट और फेरेट क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 नंबर हम देख लिए कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इस तरीके से नामकरण करते हैं। उसके बाद में 5वां नंबर देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5वां नंबर भी। ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, AgNH3 का होल ट्वाइस, फिर उसके बाद में Cl, इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब ये क्या है, धनानिक संकुल है, ये क्या है, ऋणानिक संकुल है। तो यहाँ पर धनानिक संकुल में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डाई एमीन सिल्वर। अब यहाँ पर अर्जेंटेट नहीं लिखेंगे क्योंकि यह धनानिक संकुल है, सिल्वर, फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, उसके बाद में क्लोराइड, क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। डाई एमीन, फिर उसके बाद में सिल्वर, उसके बाद में क्लोराइड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 1, यानी कि सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। उसके बाद में ये 6ठा नंबर देखते हैं, FeH2O का होल हेक्सा Cl3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ ये क्या है, धनानिक संकुल है, कैसा संकुल, धनानिक संकुल, ये कैसा संकुल, ऋणानिक संकुल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं, तो हो जाएगा हेक्सा एक्वा, उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे, यहाँ पर आयरन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फेरेट नहीं लिखेंगे क्योंकि धनानिक संकुल है, ध्यान से देखिए, आयरन, फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, उसके बाद में क्लोराइड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा गया। मेरे भैया ये आयन है, ये लिगेंड्स नहीं है, लिगेंड्स तब होता जब ये केंद्रीय धातु के साथ में जुड़ता। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे ट्राई क्यों नहीं लिखा गया। प्यारे दोस्तों, ये सरल आयन का आयन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बार बार हम समझा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ट्राई नहीं लिखेंगे, केवल आपको इसका सामान्य नामकरण करना होता है बस। ठीक है, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर हो जाएगा 3rd। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा -3 को न्यूट्रल करने के लिए +3 की आवश्यकता हो जाएगी, इसलिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। ठीक है, आयरन 3rd क्लोराइड। उसके बाद में 7वां नंबर देखेंगे, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, उदासीन संकुल है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लिगेंड्स हैं, एक एमीन A से शुरू हो रहा है, क्लोरो C से शुरू हो रहा है। तो जब लिगेंड्स ढेर सारे आ जाते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पर A पहले आ रहा है, C पहले आ रहा है, तो A पहले आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे, डाई एमीन, यहाँ लिखेंगे डाई एमीन, फिर उसके बाद में डाई क्लोरो, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे, प्लेटिनम। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जो अभी हम समझा रहे थे ऋणानिक संकुल और धनानिक संकुल में कि केंद्रीय धातु का नामकरण जो है ऋणानिक संकुल में ATE लगा देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो आप याद कर लीजिए। जैसे कोबाल्ट का कोबाल्टेट, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, ऋणानिक संकुल में नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, निकल का निकलेट, क्रोमियम का क्रोमेट, आयरन का फेरेट, कॉपर का क्यूप्रेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, लेड का प्लम्बेट, मरकरी का मर्क्यूरेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप कमाल कर देंगे, इससे बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, ये बहुत सिलेक्टेड चीज़ हम लेकर के आए आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, NH3 पर चार्ज 0, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनम सेकेंड, क्या हो जाएगा, प्लेटिनम सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा हमसे तो आप देख लेना, सही कर लेना उसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है, सारा कुछ हम अकेले ही करते हैं। ठीक है, अपने पास टीम नहीं है। यहाँ पर देखो K3CrC2O4 का होल थ्राइस। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या और नामकरण कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये क्या है, धनानिक संकुल, ये क्या है, ऋणानिक संकुल है। तो धनानिक संकुल में क्या करेंगे, सर्वप्रथम धनानिक संकुल का नामकरण करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3 के लिए ट्राई क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह सरल आयन है, पोटेशियम। फिर उसके बाद में ऋणानिक संकुल का नामकरण करेंगे, इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, लिगेंड्स का नामकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, फिर उसके बाद में ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट आयन होता है लेकिन यहाँ पर ये केंद्रीय धातु के साथ में जुड़ गया है ना, तो ऑक्जेलेटो, फिर उसके बाद में क्रोमियम, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे क्योंकि यह ऋणानिक संकुल है, तो क्रोमेट लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में 6, -6 को न्यूट्रल करने के लिए +6 की आवश्यकता, यानी कि +3 इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +6, यानी कि +3 इसमें जोड़ेंगे तभी तो +6 होगा, यहाँ हो जाएगा 3rd। इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा भी दिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम लिखते हैं ना, यूएम को ATE से विस्थापित कर देते हैं, तो क्रोमेट हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद में 9 नंबर देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये सब पूछे जा चुके हैं, आपकी बार भी इन्हीं में से पूछा जाएगा UPSC ने, ध्यान रखना। तो अच्छे से आप इनको तैयार कर लीजिए। देखो CONH3 का होल हेक्सा Cl3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम हम धनानिक संकुल का नामकरण करेंगे, उसके बाद में ऋणानिक संकुल का, ऋणानिक आयन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऋणायन हो गया, ये क्या हो गया, धनायन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन, क्या लिखेंगे, हेक्सा 6 के लिए हेक्सा, NH3 के लिए अमीन, NH3 के लिए अमीन, फिर उसके बाद में कोबाल्ट।
ठीक है, यहाँ कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि यह धनानिक संकुल है। उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद में क्लोराइड, ठीक है, ये आयन है क्लोराइड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड लिख देंगे, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर देखेंगे K3Al F6, ठीक है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा धनानिक, ये क्या हो जाएगा ऋणानिक, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे पोटेशियम, यहाँ लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में क्या करेंगे ऋणानिक संकुल का नामकरण करेंगे, यहाँ लिखेंगे हेक्सा फ्लोरो या फिर फ्लोराइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेक्सा फ्लोरो। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे एल्यूमिनेट, ऋणानिक संकुल है ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे क्योंकि क्या है ये एक ऋणानिक संकुल है। उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, -6 को प्लस करने के न्यूट्रल करने के लिए +6 की आवश्यकता, यानी कि +3 इसमें जुड़ जाएगा तो +6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। इस तरीके से समझ गए, यानी कि अब आप ये समझ गए होंगे कि आपको कैसे IUPAC नामकरण लिखना है। निश्चित रूप से जितने भी यहाँ पर हमने आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आप ऐसे अभ्यास करते रहिए। चीज़ें हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, तुरंत एक ही दिन में 1 मिनट में 20 मिनट में 25 मिनट में चीज़ों को नहीं सीखा जा सकता है। धीरे धीरे अगर आप ऐसे सीखते रहेंगे ना, एफर्ट डालते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप उसके क्या हो जाएंगे, हीरो हो जाएंगे ना उस सब्जेक्ट में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ सिखा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझिए, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको इतनी सद्बुद्धि मिली हुई है कि आप ऐसे ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। आपकी उम्र के न जाने बच्चे इस उम्र में कौन कौन सी वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से कमाल कर देंगे। अगर आप ऐसे ही जुनून रहा आपके अंदर ऐसे लंबे लंबे वीडियोस देखने का, तो निश्चित रूप से आप कमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।